करना है। ओके, तो आपकी ये पूरी जूम की क्लास एज रिकॉर्डिंग मोड पे है, ताकि आपको वापस से भी अपना रिवीजन का टॉपिक देखना हो तो आप रिवीजन का टॉपिक वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल का चैप्टर। सेल के चैप्टर में सबसे पहली चीज आती है इनका डिफिनीशन, कि सेल को हम क्या डिफाइन करते हैं और सेल की डिफिनीशन हम कैसे बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करिए, कौन बताएगा सेल की डिफिनीशन? वो डिफाइन द सेल, कौन करेगा डिफाइन सेल को? हैंड रेज करिए। यस, निश्चय। निश्चय शिव। हाँ बेटा, पहले निश्चय फिर शिव। बताएं बेटा। Ma'am, cell is the basic functional, fundamental and structural unit of life. वेरी गुड निश्चय। नेक्स्ट शिव, बताएं बेटा। Yes, ma'am. Cell is the structural and functional unit of life. It helps in respiration and obtaining nutrition or ऑल अदर फंक्शंस। ओके, yes, ma'am. वेरी गुड। नेक्स्ट इज ओम चौरसिया एंड आयुष तिवारी। तो यस ओम, बताएं। गुड गुड ओम। नेक्स्ट इज आदर्श एंड आयुष। फर्स्ट मैं आदर्श। बताऊं? जी बेटा, एकदम बताएं। Yes. हम्म, A cell is defined. A cell is defined. cell is defined as। ऑडियो दिक्कत हो गई क्या बेटा आपकी तरफ? नेटवर्क की प्रॉब्लम है? एक बार चेक कर लें अपनी नेटवर्क। यस प्रियांशु, तब तक आप मैम बताएं। उनकी क्लास जी जी बताएं बेटा। प्रियांशु, आप एक्सप्लेन करेंगे? Cell is a fundamental, structural, and functional unit of life. Cell is the basic building blocks of all living things. वाह प्रियांशु, वेरी गुड वेरी गुड। यही तीन टर्मिनोलॉजी मैं जानना चाह रही थी आप लोगों से, कि सेल को कहा जाता है, सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और फंडामेंटल क्यों कहा गया बेटा सेल को? व्हाई सेल इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? यस साक्षी। मैम, मैं सेल के बारे में बताऊं? Cell is the जरूर बताएं। fundamental unit of life because it is the basic unit of life. ओके, हाँ आयुष आप बोल रहे थे मैं बताऊं, बताइए बेटा। Ma'am, certain basic functional like nutrition, Mhm. respiration, growth, development, and reproduction are performed by all cells. वेरी गुड वेरी गुड। तो एक चीज आपकी क्लियर हो गई कि सेल के लिए डिफिनीशन में तीन टर्मिनोलॉजी आई। कौन सी? सेल इज द फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेसिक यूनिट। Basic. मींस Basic. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये पढ़ा था आपने? Yes, ma'am. बताइए क्या होता है बेटा सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सिद्धार्थ या कोई भी आप जिसमें याद हो जिसको वो बताइए। सेलुलर लेवल। मैम हम बताएं? हाँ बताएं, एकदम मैम हम बताएं। बताएं? हाँ शिव ना। मैम सबसे पहले तो सेल होता है। हम्म, मैम सेल से ढेर सारे सेल से बनकर टिश्यू होता है, और वेरी मैम गुड। टिश्यू से ऑर्गन होता है, ऑर्गन से ऑर्गेनल्स, फिर ऑर्गेनल से मैम वो ऑर्गन सिस्टम। मैम ऑर्गेनिज्म। यस यस ऑर्गेनिज्म। मैम, ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। वेरी गुड। ये जो पूरी सीक्वेंस बताया अभी शिव ने आपको, ये पूरी सीक्वेंस थी सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन की। तो इस पूरे हमने जो लेबलिंग किया उसमें सबसे बेस कहाँ से स्टार्ट किया था? सेल से। इस वजह से सेल को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई सेल इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? क्यों कहते हैं? Because all the functions are of life process occur inside the cell. ओके And नीरज। because the cell of basic Cell is unit called of function life. because all the the processes function occur are inside the cell. performed by cells. ओके, प्रियांशु ने आंसर किया, साक्षी ने आंसर किया और नीरज ने आंसर किया। वेरी गुड मेरे नन्मुनो। हाँ बताएं बताएं बताएं, जरूर बताएं, जिसको जिसको आता है सब बोलिए। मैम
मैम हाँ बताइए, हाँ बताइए सिद्धार्थ। मैम because the basic unit of life and cellular level organization. वेरी गुड। तो फंक्शनल मतलब आपकी कोई भी जो सेल के, हमारी जो बॉडी फंक्शन परफॉर्म कर रही है। यस ओम बताइए। fundamental unit of life and all living organisms are made up and around and performing of various life required any life में। ओके वेरी गुड ओम। हाँ प्रियांशु, आपने हैंड रेज किया है, बताइए। Because cell perform all function in body. वेरी गुड वेरी गुड। एक चीज मैंने नोटिस किया अभी आंसर देते समय, प्रियांशु और शिव जब कोई भी चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बड़े इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई उनके में जल्दबाजी नहीं दिख रही है, एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। हाँ इसका ये आंसर है, ताकि अगर क्लास में जितने बच्चे जुड़े हैं वो भी एक बार इनकी चीजों को ध्यान से सुने तो वो उनको मेमोराइज हो जाएगा कि हाँ ये चीज ऐसी होती है। बड़ा अच्छा आपके आंसर देने का तरीका है भाई, अच्छा लगा मुझे। हाँ और क्या बोल रहे थे, कौन अभी बोला? बताऊं? जरूर बताएं। Ma'am, it is known as a functional unit of life because all functions regular inside the cell. गुड आयुष, देखो आयुष भी एकदम वैसे ही स्टार्ट हो गया। ये आंसर देने का तरीका बड़ा अच्छा लग रहा है, ताकि आपके साथ जितने जुड़े हैं वो आपकी बातों को ध्यान से सुन सके। बड़े ठहराव के साथ आप आंसर कर रहे हो, अच्छा लग रहा है। इसके बाद आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल बेटा? मैम 2 types of cell. Two types of Eukaryotic, prokaryotic. Eukaryotic cell and prokaryotic cell. Okay, two type of cell, that is prokaryotic and eukaryotic. अब बच्चा मेरी स्क्रीन पे 4 बच्चों के हैंड रेज दिख रहे हैं, दैट इज नीतिका। प्रियांशु ने भी हैंड रेज किया था, हैंड्स डाउन कर लिया। साक्षी, श्रेया। अब आप लोग ऐसा काम करें, 1 by 1 आप लोग प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में एक डिफरेंस बताएं। किसी और को भी आता है तो वो भी हैंड रेज कर ले, ताकि उस सीक्वेंस में आगे बढ़ जाए। और आप सबकी स्क्रीन पे वो दिख रहे होंगे। यस चलो बेटा स्टार्ट करो। नीतिका आप सबसे पहले दिख रहे हो मेरी स्क्रीन पे, तो आप ही स्टार्ट ले लो। Ma'am, prokaryotic is a primitive nucleus. And ma'am, eukaryotic means U means true and karyotes means nucleus. Okay. मतलब प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं और यूकैरियोटिक एडवांस टाइप होते हैं। ओके अब शिव का नंबर आ गया, तो शिव आप बता दें। मैम prokaryotics have single chromosome and eukaryotics have one or more than one chromosome. Very good. Next, Priyanshu Mishra. Priyanshu, video. Prokaryotic cell. Prokaryotic cell have nucleide in place of nucleus, and eukaryotic cell have nucleus. Very good. Prokaryote have nucleide and eukaryotes have nucleus. Okay. Nucleus. Okay, नीरज, कोई next आप बता दो difference. Ma'am, prokaryotic always unicellular and eukaryotic both type, unicellular and multicellular. Very good, very good. एक नया बच्चा आ गया हमारी इस रो में, that is वेदांत। बताइए वेदांत। Yes ma'am. Ma'am, prokaryotic cell is always unicellular, eukaryotic cell is always multicellular, and prokaryotic cell ribosome and peroxisomes absent, and eukaryotic cell ribosomes and peroxisomes present, and prokaryotic cell microtubes and eukaryotic cell microtubes present, and prokaryotic cell endoplasmic reticulum absent, eukaryotic cell endoplasmic reticulum present. अब देखो जो वेदांत का लास्ट वाला डिफरेंस ये बता रहा था। मैं बताऊं? कौन बेटा? निश्चय।
हाँ बताइए निश्चय। Yes, ma'am. First, I am define the prokaryotic and eukaryotic. Prokaryotic. These organisms have primitive and incomplete cells. They contain prokaryote cells in their body structure. Prokaryotic cells have all three basic structure of typically cell but lack nucleus membrane around their genetic substance DNA. जिससे हम लोग जेनेटिक सब्सटेंस को डीएनए कहते हैं। मैम अब मैं यूकार्योटिक बोलने जा रहा हूँ। These have advanced and complete cells. These cells contain membrane-bound nuclei and other cellular organelles and are called eukaryotic cells. Such cells are found in unicellular and multicellular plants and animals and contain plasma membrane, nucleus, DNA, and cytoplasm with ribosomes and cellular organelles such as mitochondria. Ma'am, difference between prokaryotic cells and eukaryotic cells. Prokaryotic cells size of cell is generally small, 1 to 10 mm, and the prokaryotic cell nucleus is absent, and it contains single chromosome. Nucleus is absent, and cell division takes place by phasing or budding. No, इसमें mitosis नहीं होता है. Eukaryotic cell, the size of cell is generally large, 5 to 100 mm. Nucleus is present. It contains more than one chromosome. Nucleolus is present, and cell division occur by mitotic or meiotic cell division. Thank you. वेरी गुड। तो टोटल आप जितने लोगों ने बताया उसके बेसिस पे जो कंक्लूजन निकल के आया, बेसिक अगर हम लोग 3 डिफरेंस की बात करें तो इनके अंदर जो पहला डिफरेंस वो ये है कि हाँ ओम बस 1 मिनट बेटा। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उनके अंदर ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते, इसलिए वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। यूकैरियोटिक जो होते हैं वहां पे ऑर्गेनेल्स बाउंडेड मेम्ब्रेन होते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वहां पे न्यूक्लियस की प्लेस पे न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। अब ओम बताएगा हम लोगों को इसके बाद एक और डिफरेंस। बता बेटा ओम। Yes, ma'am. Animal plants, monkey and example of eukaryotic. वेरी गुड। ओम ने देखो आपको एग्जांपल बता दिया। ओम ने आपको एग्जांपल में बताया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का एग्जांपल। प्रोकैरियोट हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, इसलिए उनके एग्जांपल में बैक्टीरिया आती है। दूसरा एग्जांपल कौन आता है? माइकोप्लाज्मा आता है, साइनोबैक्टीरिया आती है। और जो यूकैरियोटिक होते हैं वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। तो यूकैरियोटिक के यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या होता है भाई? यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर अमीबा और पैरामीशियम। वेरी गुड। अमीबा एंड पैरामीशियम। वेरी गुड, दैट इज हाँ एकदम बताएं आयुष। मैम प्रोकैरियोटिक सेल has taut cell wall, example bacteria cell. Okay. Eukaryotic cell animal cell is only surrounded by thin plasma membrane, example cell is multicellular organism. Okay, very good. तो ये हो गए आपके यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के एग्जांपल। फिर आप लोगों ने जब क्लास में पढ़ा होगा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, इसका डिफरेंस मुझे कौन बताएगा? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में क्या डिफरेंस है? बड़ा इजी सा है। मैम यूनिसेलुलर में Unicellular organisms have one-celled organisms, while multicellular organisms have more than one cell. वेरी गुड। अभी मेरी स्क्रीन पे लगभग 4 बच्चों के अभी भी हैंड रेज दिख रहे हैं, दैट इज नीतिका, शिव, ओम एंड निश्चय। तो बाकी जो बचे हुए हैं, साक्षी ने तो मुझे आंसर कर दिया, बाकी जो बचे हुए हैं वो मुझे एग्जाम्पल ही बता दें एक एक करके। नीतिका, शिव, निश्चय, साक्षी, ओम। चलिए आपका ये सीक्वेंस हो गया। फटाफट मुझे आप लोग एग्जाम्पल एक एक बोलते चले जाइए। चलो फटाफट स्टार्ट करो। हाँ नीतिका स्टार्ट करो, टाइम मत लगाओ बेटा, फिर मीटिंग एंड हो जाएगी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल। हाँ शिव आप बताओ। मैम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया, हाँ ओम बताइए अगला एग्जाम्पल बेटा। Yes, ma'am. Unicellular क्या हुआ?
भूल गए हो? कोई बात नहीं, फिर से सोचो, तब तक मैं दूसरे से पूछ लूं। हाँ मैं आयुष, बताऊं? हाँ आयुष बताएं। मैम मैं बताऊं? एक बार आयुष से पूछ लेते हैं, फिर आपका नंबर आ जाएगा साक्षी। हाँ आयुष आप बताएं जल्दी से। Unicellular organism made up of single cell. Multicellular is made of a multicellular. और More मैम than one सेकंड cell. पॉइंट, यस मैम, मैम सेकंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवीजन ऑफ लेबर इज एट ऑर्गेनिज्म लेवल, और मल्टीसेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर में बी एट द सेलुलर टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। वेरी गुड। फिर आपको मैंने एग्जांपल पूछा था, तो एग्जांपल में जो यूनिसेलुलर प्लांट और एनिमल के एग्जांपल आते हैं, तो यूनिसेलुलर में, हाँ ओम एक मिनट बेटा, हाँ बताओगे तो बता लो जल्दी से। यस वेरी गुड। तो आपका प्लांट का एग्जांपल हो गया क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये सारे जो हैं वो यूनिसेलुलर प्लांट के एग्जांपल हो गए। मल्टीसेलुलर में आप किसी भी एनिमल का नाम ले सकते हो, वो प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग भी मल्टीसेलुलर है। अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस क्योंकि सेल ऑर्गेनेल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, तो हम लोग अब न्यूक्लियस का टॉपिक, और इसके लिए आप एक प्रेजेंटेशन के थ्रू इस चीज को देख लें। अभी आपकी स्क्रीन पे आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाई देगी मेरे नन्मुनो। तो सबसे पहले आपका ये आ गया फर्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में आपको मेंशन किया है न्यूक्लियस स्ट्रक्चर फंक्शन, मतलब इस टॉपिक के थ्रू हम लोग न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे, जिसमें उसके स्ट्रक्चर को सबसे पहले देखना है हमें और उसके फंक्शन को बताना है। आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट दिखाई देगी, नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अब आप देखो कुछ नाम हिडन हो गया, बड़ी अच्छी चीज है कि नाम हिडन हो गया, ताकि मैं आपसे नाम पूछ पाऊं। जो आपका यहाँ पे, अब कर्सर ध्यान से देखिए, एक मिनट, आपका कर्सर आपको शो हो रहा होगा, ये जो सर्कल आपको शो हो रहा है, ये किसके लिए है? ये कौन सा इसका ऑर्गेनेल है? मैम न्यूक्लियस। ये पूरा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियोलस। यस वेरी गुड, ये न्यूक्लियोलस था। इसके बाद मैम नेम दिख रहा है, मैम शो कर रहा है नेम। अरे बाबा रे सारे मैम न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियो एनवेलप सब है मैम। रुक जाओ मेरे नन्मुनो, मुझे लगा कि मेरी तरफ जो स्क्रीन पे दिख रहा था, तो मेरी स्क्रीन पे एक साइड आप सबकी फोटो दिख रही थी, तो मेरी तरफ नेम जो थे वो हिडन थे, इसलिए मुझे लगा कि आपको भी नहीं दिख रहे हैं। तो आप तो ज्यादा ही कलाकार हो गए मेरे नन्मुनो, तो मैं दूसरे हिसाब से क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। अच्छा, इनका ये जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज क्रोमोसोम। जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो इसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, तब इसको क्या कहते हैं? मैम डीएनए। नहीं, जब ये स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का बदलता है तब उस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है? तब वो स्ट्रक्चर का नाम हो जाता है, जैसे यहाँ पे ये क्रोमेटिन मटेरियल है, उसको कहते हैं क्रोमोसोम। उस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए हमारे लिए कैरेक्टर्स का ट्रांसफर कराता है। क्यों? क्योंकि डीएनए के अंदर होता है उनका एक बेसिकली सबसे हेरिडिटरी यूनिट, जिसको कहते हैं जीन, और जीन फिर कैरेक्टर को लेके अगले ऑफ स्प्रिंग तक पहुंचाता है। ऑफ स्प्रिंग मीन्स नेक्स्ट जनरेशन। अब आप नेक्स्ट स्लाइड देखिए, बस एक मिनट, ये आ गया इनके कुछ डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो न्यूक्लियस कैसा होता है? न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं है। अब अगर बात करें इनके फंक्शन की, तो इनका फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो आपको एक चीज बताई थी कि न्यूक्लियस को कहा जाता है ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है बताइए? व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल?
ऑटोनॉमस का मतलब होता है कोई भी ऐसा ऑर्गेनेल जो जेनेटिक मटेरियल राइबोसोम्स कंटेन करता है और जरूरत पड़ने पे नए ऑर्गेनेल की सिंथेसिस कर सकता है, उनको कहते हैं ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, इसका मतलब क्या समझ में आया आपको, जरा बताओ। एक मिनट बेटा, जरा वो स्लाइड हट गई है, उसको वापस लाने दीजिए। आ गई मैम है, बताइए। नहीं है ये तो मैम स्ट्रक्चर है, ये सारे मैम ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। एक मिनट, ये स्ट्रक्चर्स के नहीं, ये तो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। एक मिनट जरा सा आप मुझे समय दीजिए, मैं वापस से न्यूक्लियस के फंक्शन पे आ जाऊं, क्योंकि ये तो लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के आ गए, ठीक है। अब आ गए वापस से आपके फंक्शन वाले पे। तो न्यूक्लियस को कहा जाता है कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। क्यों कहा जाता है बेटा, बताइए। मैम क्योंकि वो पूरे सेल को कंट्रोल वो करता सेल है, को मैम पूरी तरीके सेंटर से से। कंट्रोल करता है। वेरी गुड सारे शिव। फंक्शन को कंट्रोल करता है, कैसे शिव और प्रोसेस होगा। सिद्धार्थ, वेरी गुड, क्योंकि सारा ये कंट्रोल करते हैं कौन से फंक्शन को कौन परफॉर्म करवाएगा। वेरी गुड शिव एंड सिद्धार्थ। नेक्स्ट वन इज स्टोर्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, दैट इज डीएनए आरएनए। इसका काम क्या होगा? मैम इसका काम होता है कि जो ज्यादा ही अगर न्यू डेवलपमेंट करना होता है तो मैम उसमें हेल्प करता है। वेरी गुड, वेरी गुड मैम सिद्धार्थ। सिंथेसिस कराने में, किसी भी मैम प्रोटीन कम रहता है तो सिंथेसिस। वेरी गुड शिव। मतलब हेरिडिटरी का मतलब बेसिकली जो लिया जाता है वो लिया जाता है इनके इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर कराने के लिए। तो जब तक इनमें सेल डिवीजन नहीं होगी, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी, तब तक हमारे इंफॉर्मेशन जो है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में नहीं जाएंगे। और पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग में मैसेज जा रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारा हेरिडिटरी मटेरियल या हेरिडिटरी यूनिट, दैट इज जीन। और जीन कहाँ प्रेजेंट है? डीएनए पे। तो इसलिए सिद्धार्थ आपने आंसर एकदम सही बोला था। और नेक्स्ट पॉइंट आता है मेक्स आरएनए एंड प्रोटीन। इसका काम क्या होगा? आरएनए प्रोटीन बना रहा है तो ये काम क्या करता होगा? आपको एक चीज क्लियर कर दे कि हाँ सिद्धार्थ, आप म्यूट हो, माइक ऑन करो। हाँ सॉरी मैम। मैम ये जो प्रोटीन होता है मैम वो मतलब कि फूड बना के वर्क करता है, अपना दूसरों सेल को उसमें ट्रांसफर करता है। ओके, एकदम सही है सिद्धार्थ। जो इनके आरएनए होते हैं, आरएनए और प्रोटीन, ये दोनों ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उनके न्यूक्लियोलस के अंदर। आरएनए ही मैसेज कंटेन करता है और आगे डीएनए को लेके जाता है कि हाँ ये कैरेक्टर आगे की जनरेशन में जाने वाले हैं। जब कोई भी मैसेज आरएनए से डीएनए में जाती है तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स ट्रांसफर ऑफ मैसेज फ्रॉम एमआरएनए टू डीएनए। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में लिखा हुआ है मेक्स राइबोसोम्स। कहाँ पे? न्यूक्लियोलस के अंदर। तो राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक, राइबोसोम्स ही वो होता है जो प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। और आपको पता है कि प्रोटीन हमारे लिए बॉडी बिल्डिंग का काम करती है ना। नेक्स्ट कैटेगरी आ गई इनके सॉरी, अब हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनल देख लेते हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को आपने 8th में भी पढ़ा है सेल ऑर्गेनल में, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का अदर नेम क्या होता है बेटा? मैम हम लोग इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल। मैम पावर हाउस ऑफ द सेल। वेरी गुड निश्चय। पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस मैम ऑफ पावर। सेल। तो पावर हाउस क्यों कहते हैं, कोई रीजन? क्योंकि मैम ये जरूरत पड़ने पे उसके अंदर पावर पहुंच जाता है। ओके, और आपने एक रेस्पिरेशन का नाम पढ़ा होगा इनसे रिलेट। क्या करता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, जिसकी वजह से
ये जितनी भी एनर्जी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक करेगा तो 36 ATP एनर्जी देता है। और ये एनर्जी कहाँ पे बनती है? ये जो इनका F0 एंड F1 पार्टिकल दिया हुआ है, ये F0 और F1 पार्टिकल के पास होता है, ये यहाँ पे। ये जो F0 लिखा है इसको F0 पढ़ते हैं, F0 एंड F1 पार्टिकल। इस जगह पे इनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। ये इनका कंप्लीट स्ट्रक्चर सा दिखाई दे रहा है आपको। ये जो फोल्डेड फॉर्म दिख रहा है, ये जो आपकी कर्सर जहाँ पे जा रही है, इस स्ट्रक्चर को क्रिस्टी कहा जाता है, क्रिस्टी। और क्रिस्टी के ऊपर ही यहाँ पे ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे स्ट्रक्चर Yes, कहे जाते हैं F0 F1 पार्टिकल्स। अब इनके पास भी देखो ये राइबोसोम्स दिखाई दे रहा है, तो राइबोसोम्स इनके पास भी है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी इनके पास है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस। सेमी ऑटोनॉमस इसका मतलब होगा कि इनके पास भी अपना जेनेटिक मटेरियल है और ये जरूरत पड़ने पे अपने को वापस से रिन्यू कर सकते हैं। कहीं भी अपने में कोई भी जरूरत है तो जो रिन्यू करने की प्रोसेस होती है वो अपने से इनको रिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देख लेते हैं एक बार। इनके स्ट्रक्चर से जो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर होती है वो सॉसेज लाइक, मतलब आपको अभी वो थोड़ा सा कर्सिव टाइप में दिखाई दे रहा था। ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं, रॉड शेप भी हो सकते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि हर यूकैरियोटिक के पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, केवल प्रोकैरियोट में नहीं है। ये डबल वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, पोरस और परमिएबल तो होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये पोरस और परमिएबल नहीं होंगे कोई भी चीज इन या आउट नहीं हो सकती। ओके, इनर वॉल इज फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, प्रोजेक्शन इनवर्ड्स कॉल्ड क्रिस्टी। यही आपको वहां पे स्ट्रक्चर में दिखा रही थी कि ये जो इंटरनल फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है उसको क्रिस्टी कहते हैं। फिर आपको ये दोनों पॉइंट भी वहां पे शो किया कि इनके पास डीएनए होता है और राइबोसोम्स होता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देख लेते हैं एक बार। अब इनका नेक्स्ट जो स्लाइड होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होगा। सेल्स एनर्जी प्रोड्यूसर, सेल्स एनर्जी प्रोड्यूसर मीन्स वही जो आप कह रहे थे कि ये क्या होता है, ये कहे जाते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों? क्योंकि ये एनर्जी को स्टोर करता है। किस फॉर्म में स्टोर कर रहा है? एटीपी। और यहीं पे देखो इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये हम अपने डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस में यूज करते हैं। रेगुलेट सेल फंक्शन एंड इफ रिमूव द सेल डाइज, ये रिमूव कराने का काम करा, ये बस वहां से रिमूव करता है। वैसे पूरा एस्केवेंजर का जो वर्क होता है वो हमारी कराती है लाइसोसोम। ओके, फिर है कंटेन क्रोमोसोम, बैरियर ऑफ जीन्स दैट कंट्रोल हेरिडिटरी कैरेक्टर। ये हेरिडिटरी कैरेक्टर कंट्रोल कराने वाले जो जीन होते हैं उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो अब मुझे लग रहा है कि आपकी आज की मीटिंग एंड करने का टाइम हो रहा है। एक बार मैं जरा चेक कर लूं आपके टाइम। मैम 1 मिनट बाकी है। अच्छा बेटा, बस 1 मिनट। ओके, नहीं, क्योंकि अब मीटिंग 2 मिनट एक्सेस हो गई, 11:27 हो गए बेटा। मेरी नेक्स्ट अभी क्लास है। ओके, फिर हम लोग कल क्लास कंटिन्यू करते हैं। ओके बेटा, बाय मैम। बाय बेटा, बाय बाय।